हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता ही है, झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 में से 2 क्वेश्चन ईडीएम पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है। तो 2 ईडीएम आते हैं, तो आज हम लोग ईडीएम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि क्लास में याद हो जाए और पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, क्लास के बाद भी आप रिविज़न कर सकते हैं। ओके, तो पहला हमारा यहाँ पर ईडीएम है एक्लीज हिल्स। कहीं कहीं अचील्स हिल्स भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? कमज़ोर पक्ष होता है। फोकस करना इंग्लिश वाले, जो भी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है उस पर फोकस करने से जल्दी याद रहेगा, आप रिलेट कर पाएंगे इसको। तो ए स्मॉल बट फटल वीकनेस। एक्लीज हिल्स का मतलब क्या होता है? वीक पॉइंट। ठीक है, एक स्टोरी है, थोड़ा सा समझना, मतलब वो उतना डिटेल में जानना नहीं है, आपको याद रहेगा इसलिए मैं बता रही हूँ। एक बच्चा होता है और उसकी एक माँ होती है। ओके, उसकी माँ को वरदान मिला होता है कि तुम अपने बच्चे को, एक वहाँ पर पॉन्ड भी होता है, ये पॉन्ड है जिसमें क्या है? जल यानी कि पानी है। ठीक है, माँ को वरदान मिलता है, बच्चा का नाम एक्लीज रहता है। तो बोला, इनको वरदान मिला था कि तुम अपने बच्चे को अगर पौंड में उल्टा डुबाओगी तो वो जो बच्चा है वो ताकतवर यानी कि स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसकी मम्मी क्या करती है? बच्चे को पकड़ती है, उसका जो पैर होता है, हील होता है, उसमें पकड़ती है और उल्टा यहाँ पर पानी में डुबोती है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो वाला जिस पोर्शन को उसकी मम्मी मतलब यहाँ पर पकड़ी थी, वो पोर्शन तो हाथ में था, पानी में कम्प्लीटली वो पूरी तरह से डूबा नहीं। तो क्या हुआ? पूरा शरीर उसका स्ट्रॉन्ग तो हो गया, लेकिन जहाँ पर पकड़ी थी वो पोर्शन पानी में डूबा नहीं था, तो वो वीक पॉइंट हुआ। कहीं पर ऐसे युद्ध हुआ, वार हुआ, तो उसमें उनका जो हिल था, एड़ी था, उसमें तीर मारा गया, तो वो उसका वीक पॉइंट था और वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। ये एक स्टोरी है, याद रहेगा करके मैं यहाँ पर आपको बताई। तो एक्लीज हिल यहीं से ईडीएम आया हुआ है। एक्लीज नाम का लड़का था, उसका हिल जो है वो वीक था, वहाँ पर तीर मारा गया था, तो जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ईडीएम वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। याद रहेगा, आई होप याद रहेगा। याद रहेगा तो आप थम्सअप वाला कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एक्लीज हिल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर पक्ष, कमज़ोर पॉइंट, वीक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ईडियम है। आज हम लोग ए लेटर वाले ईडियम को कंप्लीट देखने वाले हैं। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। टू मेक अ मैटर वर्स, बैड मतलब क्या होता है? बैड मतलब यहाँ पर बुरा होता है, और वर्स का मतलब क्या होता है? बैड मतलब बुरा होता है, लेकिन इससे भी बुरा अगर हो रहा है तो उसको हम लोग वर्स बोलेंगे। आप इस ईडियम को कैसे याद रखेंगे? मान लो पहले से कहीं पर आग जल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? आग यहाँ पर जल रहा है, उसमें आप घी को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, यानी कि फ्यूल को आप यहाँ पर दे रहे हैं। तो आग क्या होगा? वो तो और ज़्यादा आग तेज पकड़ने लगेगा ना, जलने लगेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ऐड फ्यूल टू फायर। कहीं पर मान लो झगड़ा हो रहा है, आप वहाँ पर कुछ ऐसा कर दिए जो झगड़ा और बढ़ गया, वर्स हो गया। जो भी मैटर चल रहा था वो क्या हो गया? वर्स हो गया, बुरा से भी बुरा हो गया। तो यही हम क्या कह सकते हैं? ऐड फ्यूल टू फायर। आपने उस झगड़े में क्या कर दिया? फ्यूल को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? जो मैटर है वो क्या हो गया? वर्स हो गया। ठीक है, ये याद रहेगा। आगे है एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाला नौकरी। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। अब आप इसे ऐसे याद रखो कि आप कोई ऑफिस है, मान लो ये ऑफिस है, ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छा वहाँ पर सैलरी मिल रहा है, आपकी इनकम बहुत अच्छे से हो रही है। आप बस आम वाला जो चेयर होता है उसमें बस बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत काम कर दिए और आपको अच्छी खासी सैलरी वहाँ पर मिल रही है। तो इससे हम क्या कहेंगे? एन आर्म चेयर जॉब, आसान और अच्छी आय वाली नौकरी। ओके, नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट हमारा ईडियम 4th नंबर क्या है? एन एक्स टू ग्रिंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य या फिर समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। इसे याद कैसे रहेंगे? ग्रिंड मतलब ग्रिंडर जो होता है ना, मिक्स करना, ग्रिंड करना। और एक्स मतलब, अच्छा इसको तो छोड़ो, ग्रिंड को छोड़ दो। एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। ओके, अब देखो, आप अगर इस तरह से एक एक वर्ड को लेकर के चलेंगे तो इडियम उसमें नहीं आपको समझ में आएगा। तो याद रखना, एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। एक एक वर्ड को बस कभी कभी इडियम को समझने के लिए आप पकड़ सकते हैं। बहुत सारे 4-5 कोई यहाँ पर व्यक्ति हैं। ठीक है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। लेकिन 4-5
आदमियों में से एक ही के पास क्या है, यहाँ पर कुल्हाड़ी है। तो अब जंगल जा ही रहे हैं तो पहले क्या करेगा, ये आदमी बोलता है कि पहले मैं लकड़ी काटूंगा, उसके बाद तुम सभी काट लेना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इंसान है ये खुदगर्ज हो रहा है, पहले अपना देख रहा है, पहले अपना काम हो जाए फिर देखा जाएगा दूसरों का हो या ना हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेल्फिश मोटिव यहाँ पर होना, स्वार्थ से भरा उद्देश्य होना। ओके, तो ये याद हो जाएगा एन एक्स टू ग्रिंड। आगे है एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो यहाँ पर क्या होता है कि विल पावर इसमें बहुत मजबूत हो जाता है, जैसे लोहे होता है ना, लोहा कितना मजबूत होता है, जस्ट उसी तरह से जो आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, विल पावर जो है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मतलब क्या होता है, पुराना प्यार। ए पर्सन विद हुम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। मान लो आपकी कोई पास्ट में बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, ठीक है, प्यार करते थे आप, अब आपका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन जब आप उसको देख रहे हैं कहीं मार्केट में, आप बहुत दिन बाद उसको देखे तो क्या हो गया, आपका पुराना प्यार यहाँ पर जग गया। तो एन ओल्ड फ्लेम यानी कि क्या हो गया, पुराना प्यार जग गया। ए पर्सन विद हुम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट में जो भी सारी चीज़ें हुई थी वो आपको अचानक से याद आ गई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एन ओल्ड फ्लेम मतलब जो भी पुराना हमारा प्यार था वो याद आ जाना, पुराना प्यार। ओके, नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। यानी कि ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब देखो, ये मान लो शरीर है किसी का, उसमें क्या है कि बच्चा वाला शरीर है, ठीक है, ये बच्चा वाला शरीर है, लेकिन उसका जो हेड है वो कैसा है, वो बड़े इंसान के जैसा है। तो उसमें क्या, जब हेड बड़ा इंसान का होगा, दिमाग बड़े इंसानों जैसा होगा, तो वो क्या होगा, अपनी उम्र से ज़्यादा वो समझदार होगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थिंक एंड टॉक, वो सोचता है और बात करने लगता है बड़े इंसानों के जैसा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन के जैसा। ओके, ये अगर इमेजेस के थ्रू बताती तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता। एग्जाम्पल जैसे कि मलाला यूसुफजई बहुत कम उम्र की थी लेकिन बहुत अच्छा बात बोलती थी, और एक कौटिल्य करके थे, वो बहुत छोटे से हैं लेकिन बहुत कुछ उनको पता है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ईडियम है एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच के जगह पर ईडियम और एक यूज हम कर सकते हैं वाइट फ्लैग। इसका मतलब क्या होता है, शांति निवेदन। क्या है यहाँ पर, एन ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, शांति निवेदन। वाइट फ्लैग हम यूज़ कर सकते हैं पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। ओके, ये याद रहेगा। ऑलिव क्या होता है, एक पेड़ होता है जिसे शांति का प्रतीक हम लोग मानते हैं। ओके, तो वहाँ से आप याद रखते हैं कि ये शांति निवेदन है। यहाँ पर हम किस तरह से इसको याद रख सकते हैं, मान लो आपके घर में एप्पल का बहुत अच्छा सा डिश बना हुआ है, ठीक है, 4-5 बच्चे हैं आपके घर में, और यहाँ पर एप्पल का डिश बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, तो सबको अच्छे से मिल नहीं पा रहा था, जितना वो चाहते थे वो मिल नहीं पा रहा। तो आपस में वो बच्चे क्या कर लिए, आपस में वो लोग लड़ने लग गए। तो यहाँ पर कारण क्या हो गया, एप्पल का जो भी डिश बना था वो कारण हो गया। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े का कारण क्या था, जो एप्पल से हम लोग अच्छा सा एक डिश बनाए थे वो उसका कारण हो गया। तो ये भी हो जाएगा। और बोर्न ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे कि वो वाला कहानी आप लोग सुने ही होंगे, यहाँ पर ब्रिज था, इधर पानी वाटर वाला, इधर से एक कुत्ता, इधर से एक कुत्ता जाता है। तो यहाँ पर एक कुत्ता जो होता है, सॉरी एक ही कुत्ता जाता है, लेकिन मान लो ऐसा कि दो आ रहे हैं, एक के पास हड्डी है और दूसरा वाला के पास नहीं है, तो वहाँ पर एक दूसरे से छीनने के कारण जो है हड्डी गिर जाता है। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि बोन ऑफ डिस्कॉर्ड क्या था, वो हड्डी था, है ना, जो भी बोन था वहाँ पर। आगे है नेक्स्ट हमारा इडियम है एप्पल ऑफ वंस आई। इसको ब्लू आइड बॉय बेबी भी या फिर बॉय भी कहते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है दुलारा, प्यारा या फिर वेरी लवेबल। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
नियरेस्ट वन ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है। तो एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का तारा जिसको हम बोलते हैं, तो यही हो जाएगा एप्पल ऑफ वंस आई। तो याद रखेंगे लवेबल पर्सन। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बेबी भी रहेगा तो ये वही इडियम का सिनो हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, इन अ गुड कंडीशन। मान लो आप मार्केट गए हुए हैं और वहाँ पर फ्रूट का दुकान है, आप वहाँ पर देख रहे, रास्ते से गुजर रहे हैं, फ्रूट का यहाँ पर शॉप दुकान लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके एप्पल्स को ऑर्डर में रखा हुआ है। तो आप क्या हो गए, आप उस पर अच्छे तरीके से गुड कंडीशन में रखा हुआ है तो अट्रैक्ट हुए। तो वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं कि एप्पल पाई ऑर्डर मीन बिल्कुल ठीक हालत में, इन अ गुड कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा इडियम है एट ए लॉस। एट ए लॉस, निर्णय ना ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड। आप जा रहे हैं कहीं, मेले में गए हुए हैं और वहाँ पर आपका जो पर्स है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में आप कोई झूले में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ सामान खरीद भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप क्या हो गया वहाँ पर, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो ये एट अ लॉस का मतलब निर्णय ना ले पाना, डिसाइड नहीं कर पाना, आप अनेबल हैं। और इसको एट सी भी, इसको सिनोनिम, इसका जो इडियम का सिनोनिम है एट सी करके भी याद कर सकते हैं। एट सी रहेगा तो भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एट अ लॉस मतलब भी डिसाइड नहीं कर पाना। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट अ पिंच, समस्या में होना, इन अ ट्रबल। इसे आप याद कैसे रखेंगे, मान लो आप एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे बैठते हैं, रो इस तरह से बैठते हैं ना, एक के पीछे एक करके हम लोग बैठते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं, आप थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे मतलब ब्रिलियंट इंटेलिजेंट हैं, और आपके पीछे वाला जो है थोड़ा सा वीक है और वो आपको बार बार पिंच कर रहा है कि बताओ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, बार बार आपको परेशान कर रहा है। आप अपने लिख रहे हैं मस्त हो करके, लेकिन पीछे वाला पिंच यानी कि चिकोटी काट करके आपको परेशान करे, तो आप ऐसे में क्या होंगे, समस्या में ही आएंगे ना, क्योंकि भाई वहाँ पर टाइम लिमिट होता है, इतना टाइम में एग्ज़ाम आपको देना ही है। तो ऐसे में आप क्या हो जाएंगे, इन अ ट्रबल। ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो समस्या में होना, एट अ पिंच का मतलब। नेक्स्ट ईडियम है एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना या फिर दोस्ती ना रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। यहाँ पर कैसे आप याद रखेंगे कि हाँ, कोई भी मान लो अननोन पर्सन कोई भी आ रहा है आपके पास में, तो आप क्या बोलेंगे, एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखो, मेरे से दूर रहो, ऐसे आप बोलेंगे ना उसको। मतलब वो जो दोस्ती करना चाह रहा है उसको क्या करना, अवॉइड करना, या फिर उसकी दोस्ती वगैरह को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एट आर्म्स लेंथ, मेरे से एक हाथ की दूरी बनाए रखो, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं वो है। नेक्स्ट है एट ड्रैगर्स डाउन, कट्टर दुश्मनी होना, टू है बीटर एनमिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ड्रैगर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब खींचना होता है। ठीक है, याद रख पाएंगे, खींचना होता है। और ड्रॉन का मतलब क्या होता है, तो ड्रॉन मतलब तलवार होगा। एक मिनट, कहाँ, यहाँ पर तलवार हो जाएगा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, दो व्यक्ति हैं और आपस में वो तलवार खींच रहे हैं। जब तलवार दो व्यक्ति उठा रहे हैं तो उसके बीच प्यार तो होगा नहीं, तो उनमें क्या है, कट्टर दुश्मनी है। तो टू हैव अ बीटर एनमिटी, एनमिटी मतलब दुश्मनी होना, याद रख पाएंगे ना। एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब तलवार दो व्यक्ति के बीच में है, तो ऑब्वियस है तलवार दोनों के हाथ में है, तो कट्टर दुश्मनी ही है उनमें। आगे है एट ईज, चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। इसको कैसे रखेंगे, हम लोग कुछ भी चीज़, मतलब कोई हमारे फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, तो बोलते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेक इट ईजी, मतलब बस इजी में ले लो, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसको ईजी से आप याद रख सकते हैं कि ईजी से, टेक इट ईजी, इस टाइप से। एट ईजी मतलब क्या, चिंता रहित, क्या बोलते हैं, टेंशन मत लो, ये तो बहुत इजी वर्क है, ऐसे करके हमें अपने दोस्त बोलते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो चिंता रहित हो जाना, फ्री फ्रॉम पेन, कोई भी आप टेंशन में है तो पेन और एंजाइटी से आप फ्री हो जाएं। एट वंस फिंगर्स टिप्स, पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। कोई मैथमेटिक्स वाला बच्चा है तो वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो अपने फिंगर टिप में ही कर लेता है, कुछ कुछ फिंगर में करता है और तुरंत आंसर दे देता है, यानी कि उसको कंप्लीट नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। ओके, तो ये हो जाएगा एट वंस फिंगर्स टिप्स। और जितना भी मैं बता रही हूँ ना, याद करने के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको ये इडियम याद रह पाए और आप
बाद में भी अगर रिवीजन करें तो जो भी मैं बता रही हूँ ना वो चीज़ आपको रिकॉल होता रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट वंस वीट्स एंड, यानी कि चकित हो जाना, पजल होना, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड हो जाना। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो वंस वीट्स एंड, वंस मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो वंस मतलब कोई एक व्यक्ति है, ये बच्चा है। वीट्स का मतलब होता है बुद्धि होता है, क्या होता है याद रखेंगे? बुद्धि होता है। जब कोई एक व्यक्ति है उसका बुद्धि ही खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो आदमी क्या होगा बताओ? पजल होगा ही ना, कंफ्यूज होगा ही ना, क्या करे क्या ना करे, परप्लेक्स्ड हो जाएगा। तो ये विट्स मतलब बुद्धि याद रखेंगे तो किसी व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, मतलब क्या हो जाएगा? वो पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है एट 6 and 7, अस्त व्यस्त करना, इन डिसऑर्डर, याद रखेंगे इसको। इसमें मतलब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं कि किस तरह से याद कराया जाए। 6 and 7 का मतलब याद रखना, अस्त व्यस्त कर देना। अच्छा, एक मैं ट्राई करती हूँ बताने की, ठीक है। मान लो कहीं पर मैच चल रहा है, इधर एक प्लेयर है, इधर एक प्लेयर है ना, तो ये बैटिंग वाला क्या कर रहा है? एक जो है बैटिंग कर पूरा 6 मार रहा है और एक मार ही नहीं पा रहा है। तो फील्डर्स क्या हो जाएंगे? 6 मार रहा है तो फील्डर्स जो है वो बाउंड्री के पास पास में वो खड़े रहेंगे, और एक व्यक्ति और एक जो पर्सन है वो बस ऐसे ही 1 रन 2 रन ऐसे ही ले रहा है दौड़ दौड़ के। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 6 and 7 का मतलब। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे? ये जो इधर साइड में बाउंड्री के पास में जो लोग फील्डर्स खड़े हैं वो क्या हो जाएंगे? इधर उधर होते रहेंगे, यानी कि डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो 6 and 7 का इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैं ट्राई की हूँ बट आगे और अच्छा होगा, ठीक है। एट स्टेक, दांव पर होता है। एट रिस्क, फील्डर्स खड़े हैं वो क्या हो जाएंगे? इधर उधर होते रहेंगे, यानी कि डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो 6 and 7 का इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैं ट्राई की हूँ बट आगे और अच्छा होगा, ठीक है। एट स्टेक, दांव पर होता है। एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, एट स्टेक को हम कैसे याद रखेंगे? देखना यहाँ पर, कोई मान लो यहाँ पर बिजली का पोल है, तो थोड़ा सा इसको, ये एट स्टेक जो है ना, इसको हिंदी में जैसे हम लोग कुछ मैसेज लिखते हैं, चैट करते हैं, तो क्या सट के टाइप से लग रहा है ना ये। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर है, वो बिजली के खंभे के पास में खड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे ना, ए सट के मत खड़ा हो, वहाँ पर रिस्क है। ओके, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। एट स्टेक का मतलब क्या होता है? दांव पर या फिर रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। आगे है एट द 11th आवर। अब क्या होता है इसका मतलब? अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। हमारे पास, आप सभी के पास घड़ी है ही, यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर 11 बजेगा। जैसे कि 11 बजे क्या हो जाता है? यहाँ पर PM रहता है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बज जाता है उसके बाद AM हो जाता है। तो इधर से हम PM मतलब PM ही होता है, 1 2 3 4 करके PM करके यहाँ पर आएगा, लेकिन जैसे 12 बजेगा रात का, उसके बाद AM हो जाता है। तो हमारा जो लास्ट मोमेंट क्या होता है? 11th आवर हो जाता है ना। 11 बजे हमारा PM वाला लास्ट मोमेंट रहता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? लास्ट मोमेंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एट द लास्ट मोमेंट ही हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये सेशन। नेक्स्ट टाइम और अच्छा से किया जाएगा, और मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर निमोनिक्स के थ्रू तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ, लेकिन इमेजेस के थ्रू बता नहीं पा रही हूँ। वैसे बताती तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर रिवीजन हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको याद रहे ये सारे इडियम्स। ओके।